ट्रैफिक पुलिस रोड पे होता है, उसका भी ड्रेस होता है। झारखंड पुलिस जो है, जो थाना में होता है, उसका एक अलग ड्रेस है। ट्रैफिक वाले का अलग ड्रेस है, होम गार्ड वाले का थोड़ा सा अलग होता है। उसी प्रकार से जो सैनिक जो हमारी बॉर्डर की रक्षा कर रहे हैं, उनका भी एक ड्रेस है। वो ड्रेस में नहीं जाए तो भी तो बंदूक चला सकता है ना। लेकिन ड्रेस में पावर होती है, ड्रेस में ताकत होती है। ये ड्रेस क्या करता है? ड्रेस का काम है आपकी कॉन्फिडेंस को हाई करना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देना। जैसे ही आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी, आपकी बात जो है ना लोग सुनना शुरू कर देंगे, लोग उस पर अमल करना शुरू कर देंगे, आपकी बात को लोग ध्यान से सुनेंगे। आपकी बातों में जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप झूठ भी बोलेंगे ना तो वो सही मान लेगा लोग। इतनी ताकत होती है कॉन्फिडेंटली बात करने में। किसी व्यक्ति का कॉन्फिडेंट लूज होगा, कमजोर होगा, या उसके पास नॉलेज नहीं है उस विषय की और वो बात कर रहा है, तो देखिएगा उसका आंख हमेशा नीचे रहेगा। या उससे ज्यादा पैसा कमाने वाले व्यक्ति के पास यदि चला गया तो देखिएगा उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। लेकिन यदि अगला सामने वाला जो व्यक्ति है, पैसा चाहे जितना कमाता हो, आप यदि इस प्रकार से सूट और टाई पहन करके जाएंगे, अगला व्यक्ति को क्या मैसेज मिलेगा? आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, फिर भी अगला व्यक्ति को मैसेज क्या मिलेगा? ये अच्छा आदमी है, ये अच्छा पैसा कमाता होगा, है ना। उसके माइंड में ये चीज चल रहा है। तो पहला प्रभाव, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन कहा गया है। और पहला इंप्रेशन जो पड़ता है आपका ड्रेस का पड़ता है। किसी व्यक्ति के पास जाते हो ना, पहले क्या करता है, कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर तक देखता है, और उसमें भी जूता का बहुत बड़ा रोल होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं ये तो मेरे पाँव के नीचे है, इसको थोड़ी कोई देखता है, लेकिन सबसे पहले लोग जूते देखता है, ये भी जान लीजिए। तो बहुत सारे लोग फटा हुआ जूता पहन के चले जाएंगे, या तो जूता दम पूरा धूल में सना हुआ है, गंदा संदा दम है। तो इस पर थोड़ा सा केयर करना है। जूता से लेकर के ऊपर यहाँ तक, इसको भी थोड़ा अच्छे से ढंग से कटिंग वटिंग करवा कर रखिए। यानी आपकी पर्सनालिटी में ये 4 चांद लगाने का काम करता है आपका ड्रेसअप। इसका बहुत बड़ा रोल है। तो ये आपकी बाहरी, आपको बाहर से भी दिखना चाहिए, अंदर में माइंड में आपकी कॉन्फिडेंस लेवल हाई है, आप पूरी ऑडियोज, वीडियोज, बुक्स वगैरह पढ़ करके नॉलेज भी आप काफ़ी हासिल कर रहे हैं। आपके पास काफ़ी नॉलेज आ गया है, इतना नॉलेज आ गया कि आप विशेषज्ञ बन गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग में का इतना नॉलेज आपके पास में है कि आप विशेषज्ञ बन गए हैं। और विशेषज्ञ बनना जरूरी भी है, क्योंकि कहा गया है कि किसी सब्जेक्ट का साधारण ज्ञान आपको कामयाबी नहीं दिलाता है, बल्कि उसी सब्जेक्ट का विशेष ज्ञान आपको कामयाबी दिलाता है। इस बात को हमेशा याद रखिए। किसी भी चीज का, जैसे क्रिकेट बहुत सारे लोग खेले होंगे यहाँ पे, लेकिन पैसा कितने लोग कमाए क्रिकेट खेल के? कोई नहीं। क्रिकेट का नॉलेज सबके पास में है। 1 ओवर में 6 बॉल होते हैं, 6 बॉल होते हैं। लेग बाई कैसे होता है, ऑफ में क्या होता है, नो बॉल क्यों होता है, नॉलेज है ना। करीब करीब सारे लोगों को नॉलेज है ये चीज़ कि नो बॉल कब दिया जाता है, बाई वाइड कब कैसे होता है, बाई रन कब मिलता है, छक्का का किसको दिया जाता है, कब बॉल कहाँ गिरेगा तो छक्का लगेगा। तो नॉलेज तो सबके पास में है, लेकिन विशेष नॉलेज किसके पास में है? सचिन तेंदुलकर के पास में है। विशेष नॉलेज किसके पास में है? महेंद्र सिंह धोनी के पास में है। इस वजह से वो कामयाब है और बाकी लोग जो है नाकामयाब है। क्लियर समझ में आ रही बात? आप भी डायरेक्ट सेलिंग में हैं और पूरे भारत में करोड़ों लोगों ने आपसे बिजनेस को ज्वाइन किया, लेकिन उन करोड़ों लोगों में से लाखों लोग ही कामयाब हैं। जिस समय मैं भी ज्वाइन किया था, जिस महीने में मैं ज्वाइन किया था, उसी महीने में पूरे भारत से लाखों लोग ज्वाइन हुए थे। इस बोकारो से मेरी जानकारी में कम से कम 100-200 लोग ज्वाइन हुए थे। लेकिन उस समय में, जिस समय मैं ज्वाइन किया था, उस समय का यदि लोगों को मैं देखता हूं तो मेरे साथ में एक भी व्यक्ति आज मेरे लेवल में नहीं है। बहुत सारे लोग तो आए और गए, खत्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने विशेष नॉलेज नहीं ली, विशेष ज्ञान नहीं लिया इसका, डायरेक्ट सेलिंग का, जिसकी वजह से वो खत्म हो गए। तो आपको विशेष ज्ञान लेना है, विशेष नॉलेज भी लेना है। वो मेंटल में ही आ गया। और एक्सटर्नल यदि अच्छा हो जाए, मेंटल भी अच्छा हो जाए, यहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ रहेगी, दिखने में भी अच्छी चीज़ है। तो कहा गया है कि जैसा स्टॉक आपके पास में रहेगा,
वैसा ही तो दे पाएंगे किसी को। जो चीज़ आपके पास नहीं है वो किसी को दे पाएंगे क्या? हमेशा एक इंसान वही चीज़ लोगों को देता है जो उसके पास में होता है। तो आपके पास इतनी नॉलेज है, आपने इतनी वीडियोज से सीखा है, अपलाइन की मीटिंगों से सीखा है, बुक्स से सीखा है कि आपके पास इतना नॉलेज है यहाँ पे कि आप जब यहाँ से निकलेगा ना तो अच्छी अच्छी चीज़ें ही निकलेगी। और वो चीज़ क्या करती है, अगले व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालती है, अगले व्यक्ति को बातें समझ में भी आती है और वो व्यक्ति आपके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। यानी हमारे रिजल्ट पे प्रभाव पड़ता है। तो इंटरनल प्रिपरेशन भी जरूरी है, एक्सटर्नल प्रिपरेशन भी जरूरी है। और इसके बाद जो है फिजिकल मीन्स शारीरिक रूप से भी आपको अच्छा होना है। अब कोई व्यक्ति जम्हाई ले रहा है, बात करने के लिए गए, हम ही यहाँ पर बात करने आए हैं और अब मेरा आंख लग रहा है कि झुक रहे हैं, जम्हाई ले रहे हैं। जम्हाई नहीं लेता है, जम्हाई बैठे बैठे कुर्सी पर बैठे हुए हैं और ऐसे होते हैं ना, कुछ लोगों को देखेंगे कुर्सी पर बैठने का भी तरीका देखेंगे ना तो अजब होता है, वो पूरा शरीर को ऐसे ढीला छोड़ देते हैं ऐसे। आलस यहाँ पे इसका बहुत एक्सपेक्ट है, हर जगह मिल जाते हैं। नहीं, हमें तो यहाँ एक भी व्यक्ति वैसा नहीं दिख रहा है। यदि होगा कोई तो वो आया नहीं है, तो पता चल जाएगा कि मतलब ये क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट है कि। तो फिजिकल रूप से हम कैसे तैयार रहेंगे, फिजिकल रूप से क्या तैयारी करनी है, इस चीज़ को ध्यान देना है। अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। वाहिद सर को पता है, अभी प्रतिदिन मैं अपने घर से, मैं बसंती मोड़ के पास में मैं रहता हूँ वन स्ट्रीट में, और वहाँ से डेली मैं निकल के पैदल करीब करीब कितना है वहाँ से चंद्रपुरा जाने वाला जो नया रोड बना है उसमें रेलवे लाइन जो मिलता है, तो रेलवे लाइन तक मैं डेली जाता हूँ। और वहाँ पे जो स्टेशन बना हुआ है, स्टेशन पे जा करके, स्टेशन के बाद पूरा बढ़िया साफ़ सुथरा है, वहाँ पर जा करके आधे घंटे के लिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ। जैसे आता है, मैं कोई ये नहीं है कि कोई प्रॉपर ही वही चीज़ करना है, नो, कुछ भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। हाथ नहीं होता तो हाथे घुमाता हूँ, पाँव और पैर को ऐसे ऐसे फेंकता हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ और उसका बहुत प्रभाव पड़ा। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे हेल्थ के ऊपर कितना प्रभाव पड़ा है। फिजिकल रूप से मैं बहुत फिट हुआ हूँ। तो फिजिकल रूप से फिट होने में पहला जो रोल मेरा रहा, सुबह जल्दी उठने का आदत। सुबह जल्दी उठ करके मैं रेडी हो करके मैं घूमने के लिए निकल जाता हूँ। वहाँ से 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद फिर घर में आया। उसके बाद कुछ न कुछ मेरी आदत है रीडिंग करने। मेरे वाहिद सर मेरे घर में जाते हैं, देखते हैं, हमेशा मेरे टेबल पे भी एक बुक मिल जाएगा। मैं जहाँ सोता हूँ मेरे बेड जो लगा हुआ है, बेड के बगल में भी एक टेबल है, उस पर भी मेरी किताब रखी रहती है। यानी कि जब भी मेरे को थोड़ा सा खाली वक्त मिला, किताब निकाला और उसको पढ़ना शुरू कर दिया। साथ ही किताब पढ़ने की एक और आदत मेरी है जिसको आप लोग अपना सकते हैं, बहुत अच्छी आदत है। एक आती है ग्लू लाइटर, हेड लाइटर, हाईलाइटर इसको बोलते हैं, सॉरी हाईलाइटर, वो ग्रीन कलर का होता है। किताब आप पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ लग रही है ना, उसको हाईलाइट कर दीजिए। जो जो अच्छी चीज़ लग रही है उसको हाईलाइट करते जाइए। हाईलाइट करने का रीज़न क्या है कि जब दोबारा किताब पढ़ेंगे, पहली बार पढ़ने में आपको 1 महीना लगा, दोबारा जब पढ़ेंगे तो 2 घंटे में उस किताब को पढ़ सकते हैं आप। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हाईलाइट जो किए हैं ना उसी को केवल पढ़ते रहिए आप। आपको पूरा किताब रिवाइज हो जाएगा, माइंड में फिर रिपीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो वो काम करता हूँ। तो फिजिकल तैयारी के लिए पहला जो आदत क्या हुआ, सुबह जल्दी उठना और थोड़ी एक्टिविटी करना। दूसरी चीज मैं इसको एक्सरसाइज कह सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग, अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड। एक कहावत था, अब मुझे याद आ गया अभी, बचपन में मेरे गुरुजी ने सिखाया था। एक इंग्लिश के टीचर थे, उन्होंने मेरे को ये चीज़ बताया था, अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड। इसका मतलब है कि सुबह जल्दी उठो और रात को जल्दी सो जाओ। यानी 10 बजे 11 बजे तक, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में है तो 11 बजे तो नॉर्मल है, तो 11 बजे भी यदि हम सोते हैं तो एक स्वस्थ इंसान को कितना सोना चाहिए? 6 घंटा सफिशियंट है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं 6 घंटा से ज़्यादा कभी नहीं सोता हूँ। किसी दिन तो 5 ही घंटा सो पाता हूँ, किसी दिन 4 ही घंटा सो पाता हूँ, लेकिन कभी भी मेरे को शारीरिक कमजोरी महसूस हुई, न तो कम एनर्जेटिक में महसूस करता हूँ। पूरी एनर्जी से भरपूर रहता हूँ।
क्योंकि 4 घंटे ही जो सोता हूं ना, मैं बहुत ही गहरी नींद में सोता हूं। सो जाने के बाद मेरा जो है ना, वो मेरा मोबाइल का रिंग भी बजेगा तो मैं उठाने वाला नहीं, पता ही नहीं चलता है मुझे, इतना मैं गहरी नींद में सोता हूँ। मोदी जी का मैं एक इंटरव्यू पढ़ रहा था। मोदी जी 12 बजे रात में सोते हैं और 4 बजे उठते हैं, 4 घंटा सोते हैं मोदी जी। तब मेरे को लगा कि मोदी जी 4 घंटा सो करके पूरे दिन इतना काम करते हैं, इतना कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। तो मैं 4-5 घंटा, मैक्सिमम 6 घंटा मैं सोता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। दूसरा चीज़ क्या करना है, फूड। हमारे जीवन में, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फूड का बहुत बड़ा रोल है। कहा गया है कि आपको फिजिकल रूप से फिट करने के लिए एक्सरसाइज का महत्व जो है ना 20% है और 80% रोल फूड का है, जो खाना खाते हैं आप। अब खाने में क्या खा रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज ने हमें तो इतनी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दी है, और आप सब लोगों ने ट्रेनिंग ली होगी, जिसमें कि बताया गया है कि हमारे शरीर के लिए ज़रूरत किस चीज़ की हमारे शरीर को है। हमारे शरीर को फैट की ज़रूरत है क्या? पहले क्या है, वाटर। वाटर तो फ्री में मिलता है और जितना शरीर अपने आप डिमांड करता है ना। जैसे ही पसीना चल जाएगा, प्यास लगेगी, हम लोग पानी पी लेंगे, तो वो चल जाता है, पानी हो गया। उसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट दाल रोटी चावल जो खाते हैं, और हर इंसान ज़्यादा खा रहा है। हमारे शरीर को जितनी कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है उससे ज़्यादा हर कोई खा रहे हैं, और ज़्यादा खाने की वजह से ही क्या होता है, वो स्टोर होने लगता है हमारे शरीर में, और स्टोर होकर कार्बोहाइड्रेट जो है, जो फैट में कन्वर्ट हो जाता है, हमारे शरीर फैटी हो जाता है। इसके बाद और क्या ज़रूरत है, फैट की भी ज़रूरत है। फैट यदि नहीं खाएंगे ना, तो चेहरे पे जो है ना शाइनिंग नहीं रहेगा, चेहरे में रौनक नहीं रहेगी, चमक नहीं रहेगी। लेकिन कितना फैट खाना है, लिमिटेड, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खूब तला भुना एकदम रगड़ देते हैं। यदि टेस्टी मिल गया तो खाने के बाद लगता है अब अस बस लग रहा है ना। बोल देखा हूँ मैं लोगों को, यार मन अस बस कर रहा है, जल्दी मेरे को बैठ दो, लेटना है। बटन खोल देता है खाते समय पैंट का। तो फैट भी लिमिट मात्रा में खानी है, और अच्छी फैट खानी है। हमारे हेल्थ कार्ड ऑयल में क्या है, अच्छा फैट है, बुरा फैट नहीं है। हमारे शरीर को जो चाहिए वो फैट हमारे हेल्थ कार्ड में है, और इसी वजह से हेल्थ कार्ड हमारे जो लोग खाते हैं वो शरीर को लाभ पहुंचाता है, हानि नहीं पहुंचाता है। यदि आप बाजार का समोसा, सिंघाड़ा, पकौड़ी ये सब खाते हैं, तो सबसे घटिया तेल। मैं एक दुकान में गया था, हेल्थ कार्ड मेरे को सेल करना था, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। एक्चुअली मेरी टीम में, बंगाल में एक टीम है हमारी, तो उस टीम में एक होटल में 200-200 लीटर हेल्थ कार्ड जा रहा है। और तो मैंने पूछा, यार होटल वाला कैसे ले लेता है? तो बोला कि सर यहाँ पे 140 से नीचे कोई तेल है ही नहीं आज के डेट में। और उनको मैंने प्लान दिखाया, बताया उनको कि 130 रुपये आपको पड़ जाएगा। तो वो बोला कि ठीक है 200 लीटर हमको दे दीजिए, मेरा डेली खपत है, महीने में हज़ारों लीटर का खपत है। तो मेरे दिमाग में भी आया कि चलो मैं भी पूछ लेता हूँ। मैं रामडी मोड़ में गया, सुबह घूमने गया, उधर से रिटर्निंग में रामडी मोड़ आ गया। वहाँ पुराना एक होटल वाला है, जान पहचान का, मिल गया। हम वो उसके दुकान में बोले, यार तेल किस चीज़ का इस्तेमाल करते हो, कैसे लीटर लेते हो? तो बोला 90 रुपये। तो बोले दिमाग खराब हो गया, 90 रुपये कौन तेल मिलता है? बोले कौन तेल 90 रुपये? तो पाम ऑयल। दुनिया का सबसे घटिया तेल होता है पाम ऑयल। और जितने भी होटल समोसा बेचने वाले और सिंघाड़ा बेचने वाले, पकौड़ा बेचने वाले हैं, सारे के सारे मैं बता रहा हूँ, ये पूरे झारखंड की बात मैं कर रहा हूँ, सब के सब पाम ऑयल यूज करते हैं। और पाम ऑयल में क्या है, सबसे खतरनाक फैट है उसके अंदर। वो नाम तो कुछ भी दे रख देता है लोग, नाम कुछ भी, ब्रांड नाम कुछ भी दे दे। वो अमेरिका से आयात होता है। एक्चुअली में वो तेल हमारे देश में होता नहीं है, अमेरिका से आयात किया जाता है उसको, और वो अमेरिका से आता है। 30 रुपये 40 रुपये लीटर मैक्सिमम भाव पड़ता है उसका। वो एक्चुअली वो एक पेड़ का जो है ना, पेड़ होता है, हाँ उसी जैसा, तार के जैसा ही पेड़ होता है, उसी पेड़ से के छाल से वो निकलता है। वो सबसे दुनिया का सबसे घटिया तेल माना जाता है। उसको इंडस्ट्रियल यूज के लिए उसका एक्चुअली में इंपोर्ट किया जाता है, लेकिन उसको हम लोग को खिला रहा है, उसको खिलाया जा रहा है हम लोग। तो गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की जो हम लोग बात करते हैं, उस तेल में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल तो है ही नहीं। लेकिन हमारे आरसीएम के हेल्थ कार्ड में क्या है, पूरी तरीके से बैलेंस्ड है। दुनिया का सबसे बैलेंस्ड ऑयल माना गया है। फाइल में आप पलट करके देखेंगे, फाइल तो यहाँ नहीं होगा, है, चलिए वहां पर है, दीजिए। इस फाइल में देखेंगे हेल्थ कार्ड के जो
एक चार्ट दिया हुआ है था यहाँ, इस फाइल में नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है। एक चार्ट यहाँ पर आता है हर तेल का, कैनोला ऑयल, ओलिव ऑयल, सरसों ऑयल, सफ़ा फूफा मुफा जो है, उसमें देखेंगे तो सबसे ज़्यादा बैलेंस ऑयल जो है वो राइस ब्राइन ऑयल है। तो फैट भी हमें कम मात्रा में खानी है, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो ये भी हमारे शरीर को प्रभावित करेगा, हमारे शरीर के अंदर जो अंग हैं उसको ये हार्म पहुंचाएगा। इसके बाद आता है प्रोटीन का, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, क्योंकि ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ हैं? बचपन में पढ़ाया गया 206 हड्डी है, लेकिन ये 206 हड्डी अलग अलग है, टुकड़े टुकड़े में है। ये सारे को बांध करके और जोड़ करके ये शरीर ऐसे जो खड़ा है ढांचा, इसको बांध के कौन रखा है? प्रोटीन। जैसे इस बिल्डिंग को क्यों कौन बांध के रखा है? सीमेंट। तो जैसे इस बिल्डिंग को खड़ा रखने में सीमेंट का रोल है, हमारे शरीर को खड़ा रखने में प्रोटीन का रोल है। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए प्रतिदिन प्रोटीन खाना चाहिए। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिशंस चाहिए। माइक्रो न्यूट्रिशन मतलब बहुत ही कम मात्रा में चाहिए, लेकिन डेली चाहिए। जैसे विटामिन ए, बचपन से हम लोग पढ़े हैं विटामिन ए की कमी होगी तो क्या हो जाएगा? आँख का बीमारी, रोशनी जाएगा। लेकिन कितना मात्रा में चाहिए? बहुत ही कम मात्रा में चाहिए विटामिन ए। उसी तरीके से आयरन भी हमारे शरीर को चाहिए। आयरन से क्या होता है? हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन बढ़ता है। कैल्शियम क्या करता है? हमारे हड्डियों की घनता को, डेंसिटी को मजबूत बनाता है। हड्डी मजबूत रहेगा कैल्शियम खाएंगे तो ये सारी चीज़ें आज के डेट में जो हम हमारे इंडियन लोग जो खाना खाते हैं, मजबूरी है कहें तो खाना, क्योंकि आम लोगों का इतना इनकम नहीं है कि वो फल और हरी सब्जी खरीद सकते हैं। आज के डेट में हरी सब्जी कितना महंगा है। सब लोग खा सकता है क्या? नहीं खा सकता है। फल हर व्यक्ति नहीं खा सकता है, लेकिन 10 रुपये का एक टैबलेट जरूर खा सकता है ना? क्यों 10 रुपये का टैबलेट खा सकता है? इसके पीछे लॉजिक मेरा ये है कि 10 रुपये का वो तंबाकू खा जाता है, 10 रुपये का सिगरेट पी जाता है, 10 रुपये क्या पूरे दिन में 20-50 रुपये खर्चा कर देता है गुटखा खाने में, ये सब करने में। तो 10 रुपये का टैबलेट जरूर खा सकता है। यदि पुरुष है तो न्यूट्रीचार्ज मैन और महिला है तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन एक टैबलेट खा लेते हैं, तो हमारे शरीर के लिए जितनी भी एसेंशियल्स विटामिन और मिनरल्स हैं वो सारी पूर्ति हो जाती है। प्रोटीन के लिए एक प्रोडाइट का एक पाउच यदि हम ले लेते हैं तो वो पूर्ति हो जाती है। यानी सुबह में ब्रेकफास्ट में PBMF इसको नाम दिया गया है, PBMF, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल एंड फाइबर्स। ये 2 चीज़ ले लेने से चारों चीज़ की पूर्ति हो जाती है और ये हमारे शरीर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। रोटी चावल का नाश्ता करना जरूरी नहीं है, पेट भरना जरूरी नहीं है। यदि पेट भरना भी है ना, तो एक चीज़ मैं आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ जिसका मैंने फॉलो किया है और इसी वजह से मेरा बॉडी का ये वेट जो है मैनेज हुआ। मात्र 3 महीना में लगभग 7 kg मैंने वेट को घटाया। 3 महीना में मैंने क्या सीजनल, हर सीजन में सस्ती सब्जियाँ आती है। जैसे अभी मूली सस्ता हो जाएगा, गाजर सस्ता हो जाएगा, खीरा सस्ता हो जाएगा। आपको भूख लगती है ना, बैग में जा रहे हो ना, बैग में 2-4 को खीरा डाल लो, गाजर डाल लो, या कहीं भी मिलता है रास्ता में खरीद लो। समोसा सिंघाड़ा ना खा करके 2 गाजर खा लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो अपनी शारीरिक स्थिति को भी हमें ख्याल करना है और फिजिकल रूप से यदि सही रहना है तो फूड का 80% रोल है। फूड पर जरूर ध्यान देना है कि हम क्या खा रहे हैं, इसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसका जरूर ख्याल रखिए। ठीक है, और ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। और इसके बाद नंबर जो आता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आज के डेट में हमारी कामयाबी में, उसका सबसे बड़ा रोल होने वाला है, वो रोल चौथा जो तैयारी है डिजिटल तैयारी। आज दुनिया क्या है? डिजिटल है। आज की दुनिया डिजिटल हो गई, सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया कि नहीं? आज आपको कहीं जाना हो, टिकट लेना हो, हवाई जहाज का, ट्रेन का, बस का, मोबाइल से बैठे बैठे काट लेते हैं कि नहीं काट लेते हैं? मेल करना है कहीं पे, किसी को चिट्ठी लिखते हैं या मेल करते हैं? मेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं। किसी को फोटो भेजना है, वीडियो भेजना है, ऑडियो भेजना है या वीडियो कॉलिंग करना है। ये क्या है? ये डिजिटल दुनिया बन रही है। और डिजिटल दुनिया बनने में जियो का बहुत बड़ा हाथ रहा, जो फ्री में डाटा वगैरह दिया, तब से तो और तेज गति से होने लगा, आदत लगा। ऊपर से एक कोरोना आ गया। अब ये कोरोना आने से क्या हुआ कि और ज़्यादा डिजिटल का प्रभाव पड़ गया और इसकी वैल्यू बढ़ गई और अहमियत बढ़ गई हमारे जीवन में। क्योंकि यदि डिजिटल हम नहीं हुए होते ना, तो कोरोना के समय में इस दुनिया में और ज़्यादा रसातल में चला जाता।
और ख़ास करके हम आरसी बिजनेस कैसे करते हैं, फिजिकल तो आना जाना बंद हो गया था, लेकिन डिजिटल होने की वजह से क्या रहा कि हम जूम से जुड़े रहे, जूम मीटिंग के माध्यम से हम लोग कनेक्ट रहे घर में बैठे बैठे। और आने वाले समय में जूम, कोरोना खत्म भी हो जाएगा तो भी ये जान लीजिए ये जूम कभी खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि बहुत ही कन्वीनियंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जूम पे कनेक्ट होते हैं घर में बैठे बैठे, वर्ल्ड लेवल के या तो टॉप लेवल की इंडिया के जो टॉप लीडर्स हैं, यहाँ तक कि हमारे कंपनी के एमडी टीसी छाबड़ा जी से भी आपकी बात हो जाती है। आप टीसी छाबड़ा जी तक आप अपनी बात को पहुंचा सकते हैं मैसेज के थ्रू। यदि टीसी छाबड़ा जी आपके साथ में जूम मीटिंग पे हैं और टीसी छाबड़ा जी को आप कुछ बोलना चाहते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन है, प्राइवेटली आप चैट बॉक्स में जा करके प्राइवेटली टीसी सर को डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं। तो ये डिजिटल दुनिया हो रही है और हम यदि डिजिटल नहीं हो रहे हैं, हमारी टीम डिजिटल नहीं हो रही है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? हमारे बिजनेस पर प्रभाव डायरेक्टली पड़ेगा। दूसरी टीम जिस रफ्तार से ग्रो होगी, हमारी टीम उस रफ्तार से ग्रो नहीं हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना है? हमें खुद भी इस प्लेटफॉर्म पे आना है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना है और अपनी टीम को भी लाना है। आज हम लोग फिजिकल यहाँ पे बैठ करके मीटिंग कर रहे हैं, 10-20 लोग, 50, 30, 40 लोग हम लोग हैं, लेकिन जूम के माध्यम से डेली मीटिंग हो सकता है कि नहीं आपकी टीम में? आप सारे लोग जितने भी यहाँ पे बैठे हैं, सारे के सारे लोग लीडर हैं। आप सबकी डाउनलाइन में 50, 100, 500 लोग हैं। हर व्यक्ति कुछ नहीं करे, सिर्फ अपना अपना बी ग्रुप को लेकर के, एक 10 लोगों को लेकर के वाहिद सर से डेट ले लीजिए, मुझसे फ़ोन कीजिए कि सर आपके पास यदि समय है तो एक आधे घंटे का हमको जूम का एक सेशन दे दीजिए मेरी टीम के लिए। ये सिस्टम चलता है थर्ड पार्टी से। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है? आप हैं, आपका डाउनलाइन ये है, आप कौन हो गए इसके लिए? फर्स्ट पार्टी। अब आप चूंकि लगातार आपने इसको बिजनेस को ज्वाइन करवाया, आप ही इसको जा करके इसके साथ में काम कर रहे हैं, तो ये आप दोनों में एक दोस्ताना रिलेशन हो गया, लंगोटिया हो जाते हैं। तो आपकी बात का इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जब बोलेंगे इसको तो इसको मन में लगेगा कि ये अपना फायदा के लिए बोल रहा है। लेकिन इस व्यक्ति को यदि ट्रेनिंग एक थर्ड पार्टी से दिलवा दिया जाए, ये थर्ड पार्टी में कौन होते हैं? मैं हूं, वाहिद सर हैं, पंकज सर हैं, ये थर्ड पार्टी होता है, अपलाइन। अब ये थर्ड पार्टी से मीटिंग इसको कैसे मिलेगी? आप जूम के माध्यम से इसको कनेक्ट कर लीजिए, हमसे डेट ले लीजिए, वाहिद सर से डेट ले लीजिए, पंकज सर से डेट लीजिए, और जूम पर आपके जितने भी डाउनलाइन हैं, ऐसे 10 होते हैं, 12 होते हैं, 15 होते हैं, जो भी होते हैं, उनको आप ले लीजिए। अभी आपको डिस्प्ले वाल पे काम करना है। आप बोल रहे हैं डिस्प्ले वाल कर लो कर लो कर लो, नहीं कर रहा। आप सिंपल सा फॉर्मूला अपनाइए। आप जो काम अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं, पहला फॉर्मूला याद रखिए कि वो काम पहले आप कर लीजिए। ये पहला फॉर्मूला है, क्योंकि थर्ड पार्टी का यूज भी कर रहे हैं और आपने यदि डिस्प्ले वाल नहीं किया है, आपका डिस्प्ले वाल नहीं हुआ और इनका करवाना चाहते हैं, थर्ड पार्टी बोल देगा तो भी इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया? डिस्प्ले वाला आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद जूम पर लेकर के आ गए। अब हम जो बोलेंगे तो इस पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, 100% पड़ेगा। तो आप अपनी टीम में डिस्प्ले वॉल करवाना चाहते हैं, आप अपनी टीम में न्यूट्रीचार्ज के मेगा लकी ड्रॉ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करवाना चाहते हैं, तो आप बात ना करके अपने अपलाइन को लेकर के अपने थर्ड पार्टी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए, देखिएगा रिजल्ट बढ़ जाएगा। तो ये पॉसिबल कैसे होगा? ये डिजिटलाइजेशन से पॉसिबल होगा, क्योंकि आपके 10 लोगों के लिए मैं मीटिंग करने नहीं जा सकता। आपके 10-20 लोग हैं, छोटी सी टीम है, आप बिगनर लेवल में हो यदि, और आपका 5 लोगों का टीम है, तो 5 लोगों के लिए मैं आपके घर पे नहीं जा सकता, पॉसिबल नहीं है। वाहिद सर भी नहीं जा सकते, लेकिन जूम पे हम आधा घंटा टाइम दे सकते हैं। यदि मेरे पास टाइम है, आप मेरे पीछे लगे हो, और कहते हैं ना कि जब रिलेशन इतना अच्छा हमारा और आपका यदि हो गया तो टाइम क्या, वो टाइम निकलता है, टाइम होता नहीं है, टाइम निकालना पड़ता है। यदि आपके साथ मेरा रिलेशन अच्छा नहीं है, आप अच्छा काम नहीं करते हो, सिर्फ मेरा टाइम पास करते हो, आप हमसे मीटिंग भी ले रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो रहा, आप रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, जो करना चाहिए आप वो नहीं कर रहे हैं, तो एक बार मैं आपको डेट दूंगा, दूसरी बार से मैं बोलूँगा सर मेरी डायरी में तो जगह ही नहीं है, एकदम फुल है, आप दूसरे से बात कर लो। बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं, ऐसा होगा। इसलिए करना क्या है? जो अपलाइन बोल रही है उसको करना है। हमने इन लोगों को ट्रेनिंग दे दिया,
डिस्प्ले वॉल करने के लिए तैयार कर दिया, यस भी करवा दिया। अब यस करवाए, हम तो जाकर नहीं करवाएंगे, करवाना तो आप ही को पड़ेगा जाकर। अब आपको जो करना चाहिए आपको करना है, 100% करना है। और यदि आपने 100% किया और आपके बिजनेस में ग्रोथ हो गई तो हमें भी गर्व की अनुभूति होगी, हमें भी फीलिंग होगा कि नहीं मैंने काम किया तो रिजल्ट आया। तो अगली बार जब आप डेट मांगेंगे तो मैं बोलूँगा नहीं, उनको डेट हमें देना चाहिए। समझ गए? तो ये डिजिटल प्रिपरेशन आपको करना है। तो ये 4 तैयारी आपको करनी है। पांचवी जो चीज है काउंसल विथ अपलाइन। अपने अपलाइन से हर महीने काउंसलिंग जरूर करनी है। काउंसलिंग, अपने बिजनेस का काउंसलिंग। जैसे वाहिद सर को डीजे डेप्थ में आपका कहां कहां टीम गया कोई पता है क्या? आपको काउंसलिंग कैसे करना है? आपके पास काउंसलिंग डाटा होना चाहिए। हम लोगों ने उपलब्ध करवाया है सारे लोगों को कि जैसे जैसे आपकी टीम बनती है, या तो कंपनी ने भी क्वालिटी टीम बुक जो दिया है, वो क्वालिटी टीम बुक किस लिए दिया है? वो डाटा को फुलफिल करने के लिए। और क्वालिटी टीम बुक लेकर के यदि अपने अपलाइन के साथ में बैठ जाएंगे तो अपलाइन आपको एक रोड मैप देगा, एक गाइड करेगा, एक मार्गदर्शन देगा कि ऐसे ऐसे काम करने से आपका बिजनेस बढ़ेगा, है ना। तो काउंसलिंग का मतलब वही होता है। अब काउंसलिंग में क्या क्या काउंसलिंग किया जाता है? न्यू ज्वाइनिंग कहां से आया, प्लेस, किस प्लेस से आया है, उस प्लेस पे कितने डिस्ट्रीब्यूटर हुए हैं, वहां से बिजनेस वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो इस सारी चीजों की काउंसलिंग होगी उस दिन। एक एक चीज आपकी बिजनेस में क्या हो रहा है सारा जानकारी अपलाइन के साथ बैठ करके कर लेंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। हर महीने में 1 दिन की काम है ये। 1 दिन मतलब 1 घंटा के लिए, 1 घंटा अपलाइन से साथ बैठ करके आप ही कर सकते हैं। यदि आप डिजिटल हो गए तो डिजिटल भी ये काम हो सकता है। आपने व्हाट्सएप से अपने पूरे डायरी का फोटो खींच करके भेज दिया, फिर अपने फ़ोन पे कनेक्ट हो गए। फ़ोन पे कनेक्ट होकर के सर को बोले कि सर देखिए आप व्हाट्सएप खोलिए, ये 3 नंबर पे जो आदमी है ना, ये आदमी रामगढ़ का है, ये आदमी सर बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ये पेशे से सर टीचर हैं, लेकिन डिस्प्ले वाल भी इन्होंने कर लिया, और सर 1 महीने में इन्होंने 10 लोगों को ज्वाइनिंग भी करवा दिया है। अब ये बात बोलेंगे तो अपलाइन को भी, तो अपलाइन तो यही चाहता है कि मेरे को एक नया पॉइंट मिले, एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति मिले जिसके माध्यम से हमारा नेटवर्क बढ़े। तो अपलाइन की फोकस भी वहाँ पे जाएगी। अपलाइन बोलेगा एक बार हमसे बात करवाओ या उनका नंबर दो, आप काउंसलिंग कर, अपलाइन खुद उसको फ़ोन करके बात करेगा। तो क्या हुआ, इससे आपका बिजनेस बढ़ने में आपकी अपलाइन की हेल्प भी मिल गई आपको। तो इसलिए काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, काउंसल विथ अपलाइन। तो 5वीं प्रिपरेशन आपको तैयारी कामयाबी के लिए ये करनी है। और छठा चीज जो है, इसके बाद काउंसलिंग कर लेने के बाद आपका काम क्या रह जाता है? सिर्फ और सिर्फ एक काम रह जाता है, एक्शन। एक्शन सुपरसीड्स एवरीथिंग। कहा गया है कि एक्शन का कोई विकल्प नहीं है। एक्शन करेंगे, फील्ड में जाएंगे, काम करेंगे तो 2 चीज होगा, या तो जीतेंगे या तो नो। हार शब्द जो है ना, कामयाब लोगों की डिक्शनरी में हार शब्द होना ही नहीं चाहिए। हार शब्द को दिमाग से निकाल दीजिए। और रियल में क्या होता है, जब हम फील्ड में जाते हैं, किसी व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाने के लिए गए, नहीं ज्वाइनिंग हुआ, किसी व्यक्ति को प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम हार गए। कुछ ना कुछ वहां से हमें सीखने को मिलता है। मैंने क्या भी बोला कि जब पूरे दिन आपने जो काम किया है, रात में एनालिसिस जरूर कीजिए उसको, कहाँ पर क्या हुआ, तो आपको गलती पकड़ में आएगी कि कहाँ मेरे से भूल हुई, क्यों वो व्यक्ति हमारी प्रोडक्ट को नहीं लिया। यानी उस व्यक्ति की मेन उस पॉइंट को आप पकड़ नहीं पाए जहां से सेलिंग आपकी हो जाती। अब जैसे सपोज करते हैं, आप एक व्यक्ति के पास गए, आरसीएम का प्लान लेकर के उसको ज्वाइनिंग करवाने के लिए, वो पहले से लाखों रुपया महीना कमाता है, कोई प्रोफेशन में है, लाखों रुपया महीना कमाता है। अब उसको प्लान दिखा रहे हैं आप, सिर्फ आप पैसे की बात किए जा रहे हैं। इसमें रॉयल्टी आती है, रॉयल्टी के बिगनर लेवल में 1000 महीना आएगा, स्टार्टर में जाएंगे तो 2000 आएगा, गोल्ड में जाएंगे तो 20,000 की इनकम आएगी। टेक्निकल जब पर्ल में चले जाते हैं, बहुत शानदार लेवल होती है, पर्ल में जाते हैं तो आपको 40,000 की लगभग इनकम आने लगती है।
एमराल्ड पे जाते हैं तो लगभग 1 लाख रुपए की इनकम आने लगती है। वो व्यक्ति पूछता है तुम कितने दिन से काम कर रहे हो? आप बोलते हैं मैं 3 साल से कर रहा हूँ। कौन सा लेवल है आपका इसमें? हाँ सर मैं गोल्ड में हूँ। बोलेगा 3 साल में गोल्ड में आया है, 20,000 के लेवल पे आया, मैं पहले से लाखों रुपया कमा रहा हूँ। वो नहीं समझ पाएगा। पैसा से उसको आप मोटिवेट नहीं कर सकते क्योंकि पहले से वो पैसा वाला है। आपको ये पता यदि चल जाए कि उस व्यक्ति की स्पेस आखिर नीड क्या है, जरूरत क्या है। अब उसके पास पैसा है, आप उसका प्रोफेशन पता कीजिए कि वो करता क्या है। आपको पता चलता है कि वो एक बहुत बड़ा शोरूम का मालिक है या बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन के पास में सबसे ज़्यादा जो कमी होती है ना, वो टाइम की कमी होती है। अब आपको जो प्लान दिखाएंगे ना, वहाँ पर अब आपको फोकस किस चीज़ पर करना है, बार बार किस चीज़ की बात करनी है, टाइम की बात करनी है, समय की बात करनी है कि सर इस बिजनेस में तो इतना समय मिलता है कि हमारे अपलाइन आज एमराल्ड के लेवल में है। पहले ये काम करते थे, एक छोटी सी दुकान चलाते थे, आप ही की तरह बिजनेसमैन थे, लेकिन आपका बड़ा बिजनेस है, उनका छोटा बिजनेस था। सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8-9 बजे तक दुकान में रहते थे। सर बताते हैं कि मेरा ससुराल वाला हमसे नाराज़ था, मेरी माँ नाराज़ है क्योंकि गांव छोड़ करके यहाँ पर आए थे। 8-8 महीना 10-10 महीना हो जाता था, घर नहीं जा पाते थे। समय की इतनी कमी थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद सर के पास समय ही समय है। आज महीना में 4-5 दिन 10 दिन के लिए काम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 मीटिंग करते हैं, बाकी तो घर में बैठ के जूम पे मीटिंग करते हैं। आज लाखों की उनकी इनकम है और टाइम उनके पास पूरा फ्री है। कभी दिल्ली चले जाते हैं घूमने, कभी दुबई चले जाते हैं घूमने, कभी स्विट्जरलैंड चले जाते हैं घूमने। अब ये बात करेंगे तो उस व्यक्ति को लगे, उस व्यक्ति को दर्द लगा, हाँ मेरे पास होता तो मज़ा आ जाता, और इस बिजनेस से यदि इतना कुछ मिल सकता है तो मेरे को भी करना चाहिए। अब उसको वो सीरियसली लेगा, आपकी बात को सीरियसली सुनेगा। तो इसी को बोलते हैं हमें कि पॉइंट समझ करके आपको काम। और ये सारी चीज़ें आप काउंसलिंग जब करेंगे अपलाइन के साथ ना, तो अपलाइन काउंसलिंग के समय में सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। और आपको भी अपनी कॉमन सेंस से ये सब चीज़ काम करनी है कि अगला व्यक्ति की ज़रूरत क्या है। अब एक भिखारी के पास चले गए आप, जो महीने में 2-4 हज़ार रुपया कमा रहा है, किसी तरीके से ज़िंदगी गुजारा कर रहा है, काट रहा है, और उसको बोलेंगे कि तेरे को समय मिलेगा, तेरी सुरक्षा मिलेगी, वो सुनेगा? बोलेगा समय गया भाड़ में यार, पहले पैसा चाहिए मेरे को, है ना। उसको पैसे पर फोकस करना है, तो वहाँ पर आपको पैसा दिखाना होगा। किस बिजनेस में खूब पैसा आता है। मैं इस बिजनेस में जब आया था, और मुझे लगता है कि जिस समाज में हम लोग रहते हैं और जिस तरह के हम सब लोग हैं, हम लोग कोई टाटा बिरला का बेटा तो है नहीं, सब लोग तो वैसे ही हैं जैसे हम हैं। तो हम सबका जो पहला जो उद्देश्य था इस बिजनेस में आने का, क्या था? पैसा था। हम भी पैसे के लिए आए, आप लोग भी पैसे के लिए आए। पैसा बाद में, समय और सुरक्षा और नाम शोहरत बाद में चाहिए, पहले पैसा चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए और उसके हिसाब से यदि एक्शन करेंगे, उसके हिसाब से बात करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा।